वेजिटेशन है, जैसे कहीं गिरी, कोई ऐसी चीज़ पे आके गिरी है रेडिएशन जो पार्टिकुलर एक्टिविटी से, जो कि पशु नहीं खाता कोई, लेकिन कीड़े मकोड़े खा सकते हैं जी। वो, किसी और ट्रीज प्लांट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी सैंपल लेके देखा करते हैं वो, उसकी सैम्पलिंग भी होती है। मतलब सॉइल सैम्पलिंग होती है, वेजिटेशन की सैम्पलिंग होती है, मिल्क की सैम्पलिंग होती है, वाटर सैम्पलिंग होती है, एयर सैम्पलिंग होती है, और अगर समुद्र के किनारे हो तो मछली की भी सैम्पलिंग होती है कि इस मछली में तो नहीं कोई कि कुछ खा गई ऐसी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स हैं, और उसमें कोई लैक्सिटी नहीं है, कोई रिलैक्सेशन किसी को भी नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करना हम ज़्यादा उचित समझते हैं निस्बत के रेडिएशन लीकेज के। जी। हमारा प्राइम एम क्या है? सेफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा नारा यही है कि हम सेफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, हम इन चीज़ों की बात करते हैं। वी आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हम एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करते। तो जब ये हम लोग का जनता के बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर तो हम क्यों उनका नुकसान सोचें? नेचुरली हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम बिजली तो पैदा करें, लेकिन हम सेफ्टी सबसे ऊपर, हमारा पैरामाउंट हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम ध्यान में रखें। सर, अभी मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ इस प्लांट के लिए, जैसे आप बता रहे थे कि गांव वाले बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, आप उनका निदान भी करते हैं, उन्हें डिटेल में भी समझाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनका सेल्फिशनेस खुद का है, जिसकी वजह से वो प्लांट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसमें रुकावट पैदा करते हैं, तो वो अपनी सेल्फिशनेस के कारण एक बेनिफिट को रोक रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कहीं? नहीं मैडम, मैं आपकी बात से, आपके जो वर्ड यूज़ किया आपने कि सेल्फ इंटरेस्ट या बेस्ट इंटरेस्ट के कारण, ये एक ऐसी मेरे ख्याल यूनिवर्सल मैनेज हो गया होगा आज की डेट में, कि बड़ा आराम से इसको कह सकते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल, इट इज़ वेरी सेफ टू से कि ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट दे आर कमिंग इन अवर वे, इट इज़ वेरी इजी टू से, एंड इट डज अप्लाई, इट डज एग्जिस्ट, हाँ इट डज एग्जिस्ट। लेकिन क्या होता है कि वी हैव टू सी द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यू नो। एक मुझे याद है एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको यू हैव टू सी द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, एंड इवन इफ दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सम ऑफ देयर राइट्स, इट इज स्टिल ओके। तो मतलब लार्जर इंटरेस्ट में हम देखें तो हमको ये मालूम है कि हमको पावर प्लांट लगाना जरूरी है। यहाँ पे लोगों की हित की बात है। मैं आपको अभी बताऊंगा आज हिंदुस्तान कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, 2017 में 2020 में क्या रिक्वायरमेंट होगी, इतना ह्यूज गैप कैसे कवर करेंगे हम? इसके लिए अभी से हमें सोचना पड़ेगा, हाँ, अभी से प्लान करना। अभी इसमें देखिए, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक कमेटी थी जो कि प्लानिंग कमीशन को इनपुट देती है, तो उसमें सब कमेटी का मेंबर था मैं। तो देखा 2022 तक का इन्होंने प्रोजेक्शन रखा कि न्यूक्लियर पावर 2022 में कौन कौन से यूनिट लग जाएंगे, कितने और चाहिए होंगे, फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, कैश फ्लोज कहाँ से आएंगी, और फाइनली क्या सिनेरियो क्या इमर्ज करेगा। उसमें जो गैप आज की डेट में हम इलेक्ट्रिसिटी का देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बना रहे हैं तकरीबन आई थिंक 210 गीगावाट्स, और उस समय चाहिए होगा 300 और 350 के आठ 20 के आसपास। इतना गैप कहाँ से आएगा मैडम? हर जगह जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए तो हमें आज से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम। और आपका जो सनद रहे मैगजीन का जो है वो कि आज की सोचो कल बदलेगा। बिल्कुल, आज को बदलो तो ही कल बदलेगा। अच्छा सोचेंगे तो आज हम अपने विचार बदलें तो कल हकीकत बदलेगी। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर मैं अपनी विचारधारा को एक परिवर्तन दूं, गतिशीलता दूं, उसमें कुछ समझदारी थोड़ी और दिखाऊं, तो मैं कल को बदलने की ताकत रखता हूं। लेकिन अगर आज मैं अपने आप को, अपना सोच विचार यहीं संकुचित करके रख लूं, तो कितना भी सोचता रहूं मैं बदल नहीं पाऊंगा अपने आप को। तो एक बड़ा हराइजन सोचना, एक बड़ी एनविजन करना, एक ड्रीम का, एक रियलिटीज़ को के रूबरू होना कि कल को ऐसा होगा तो आने वाली जनरेशन के साथ क्या होने वाला है। हम आज बड़े एंजॉय कर रहे हैं, एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, और कल को हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो आज की जो गति है हमारी एडवांस कंट्री बनने की, जो हम कह रहे थे कि 2010 में कहा था हमने कि 2050 तक हम एक बहुत बड़े एडवांस कंट्री होंगे, तो 8% GDP ली थी उन्होंने उस समय। और मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कि GDP और पावर का क्या रिलेशन है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। अभी हम बात करना चाहेंगे कि इस पावर प्लांट से आम जनता को या हम लोगों को, हरियाणा वासियों को क्या बेनिफिट्स हैं? मैडम इसमें जो जब ये यहाँ पे 4 यूनिट लगेंगे 700 मेगावाट के PHWR इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के, और 1 यूनिट मतलब हम जो हमारी अभी एज एन डेट प्लान है, हमारा टाइम जो 0 टाइम से शुरू होगा वो जुलाई 2015 में शुरू होगा। 5 साल में पहला यूनिट बन जाएगा जी। उसके 1 साल बाद दूसरा यूनिट शुरू हो जाएगा।
और उसको आगे और 5-5 साल, मतलब आगे और समझिए आपकी तकरीबन चल जाएगा 12-13 साल में 4 यूनिट बन जाएंगे जी। इनसे। जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो 2800 मेगावाट होगी। उसमें 50% शेयर जो है वो हरियाणा को जाएगा और बाकी जो है वो सेंट्रल पूल में जाएगा। तो हरियाणा एक ऐसी प्रोग्रेसिव स्टेट है कि इन्होंने अपनी जो डिमांड है, जो पीक डिमांड है और जो आज की डेट में इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इतने। और इन्होंने देखो आगे आने वाले कल का सोचा कि अभी से इतनी देर बाद हमको ज़रूरत होगी और हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए जी। तो इतना प्रेशराइज किया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कि अल्टीमेटली इनको मिल गया वो 400 यूनिट का। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगी इनकी, और पर कैपिटा कंजम्पशन जिस समय बढ़ती है इलेक्ट्रिसिटी की तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है वो। आप हैरान होंगे सोच के, ये सुन के कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी पर एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन जो है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 17,000 यूनिट्स या 25,000 यूनिट तक भी हैं। और हमारी कितनी है आज की डेट में पर कैपिटा कंजम्पशन? आप हैरान हो गए, 480 यूनिट्स ओनली। 480 कहाँ 480 और कहाँ वो। अब उसको कवर अप करने के लिए आपको इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चाहिए, इतनी एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए आपकी। आपके पास इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल सोर्स ही नहीं है तो कैसे करोगे आप यूज़? तो आपको साइमल्टेनियसली पहले इसका सोचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए क्या हमारे पास भारत में इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है? हाँ, ये बहुत, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द इंटायर डिस्कशन। बहुत अच्छी आपने एनविजन करी है सिचुएशन कि क्या हमारे पास इतना फ्यूल है। तो जैसे आपने ये चीज़ सोची है वैसे हमारे डॉक्टर बाबा ने भी सोची थी, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, द फादर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो उन्होंने उस समय कंसेप्चुलाइज किया था कि मैं यूरेनियम कितना है मेरे पास इंडिया में, ठीक है, मैं इसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं। आने वाली जनरेशन में जब ये यूरेनियम यहाँ डिप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, कहाँ से लाऊंगा। सपोज करिए अभी जैसे अभी तो 1-2-3 एग्रीमेंट हुई इंडिया की, तो थोड़ा न्यूक्लियर बिजनेस हो गया, हम बाहर से इम्पोर्ट भी करना शुरू कर दिए। लेकिन इसके ऊपर क्या बाहर पे डिपेंडेंट, मतलब यू स्टिल रिमेन डिपेंडेंट। तो आपको हैरानगी होगी कि हमारे पास में वर्ल्ड के 70% रिजर्व जो हैं थोरियम के, थोरियम 232 के, वो इंडिया में है। तो आज की डेट में जो हम यूरेनियम 235 नेचुरल यूरेनियम को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि 0.7% होता है कंटेंट यूरेनियम 235 का और 99.3% होता है उसका यूरेनियम 238 का। आज की डेट में वो यूज़ कर रहे हैं हम। अब देखिए कि मैंने आपको मेरा कल पहले बताया कि यूरेनियम 238 जो है ये फर्टाइल मटेरियल है, ये इस जनरेशन में काम नहीं आता। ये सिर्फ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब होता है इसमें, ये प्लूटोनियम 239 बन जाता है। प्लूटोनियम 239 की कई सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमारा अगली स्टेज का प्रोग्राम, ये तो एक टेक्नोलॉजी होगी, हमारा नेक्स्ट स्टेज का प्रोग्राम ये है कि जिसमें हम प्लूटोनियम यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल। तो प्लूटोनियम जिससे हम यूज़ करेंगे तो जो थोरियम अवेलेबल है हमारे पास में उसकी ब्लैंकेट लगाएंगे उसके आसपास, तो ब्लैंकेट लगाने से क्या होगा कि जो थोरियम 232 है वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यूट्रॉन लेके, और यूरेनियम 233 बिकम्स ए फिजाइल मटेरियल फॉर यूज इन द थर्ड जनरेशन। और मैंने अभी भी आपको बोला कि 70% रिजर्व जो है वर्ल्ड ओवर के वो हमारे पास हैं केरला में। केरला वाली जो बेल्ट है वो पूरी की पूरी इसी से भरी है वो। तो अभी फिलहाल हम यूरेनियम 238 जो अवेलेबल है उसको यूज कर प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देंगे, कर रहे हैं साथ साथ में हो रहा है। उसके साथ फिर हम थोरियम को वापस उसके लिए जो प्रोटोटाइप जो एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसको फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि आप ब्रीड कर रहे हो ना, आप एक तो यूज कर रहे हैं और एक फ्यूल क्रिएट भी कर रहे हो आप, तो यू आर ब्रीडिंग, तो इसलिए उसको ब्रीडर रिएक्टर बोला जाता है। और वो फास्ट न्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी के बेस्ड है, तो इसलिए उसको फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसका फर्स्ट यूनिट जो है 500 मेगावाट का, वो हमारा कलपक्कम तमिलनाडु में वो बन रहा है। वो जब बन जाएगा तो हमारा जितना प्लूटोनियम है वहाँ काम आएगा, और हम थोरियम ब्लैंकेटिंग जो है उसको, जो थोरियम की ब्लैंकेट है उसको यूरेनियम 233 कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद में एक अगली टेक्नोलॉजी वो भी डेवलप हो रही है, वो रिसर्च हो रही है वीआरसी में, उसका नाम है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर टाइप, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। तो उस टेक्नोलॉजी में हम यूरेनियम थोरियम 233 यूज़ करेंगे, यूरेनियम 233 यूज़ करेंगे, और वो इतना अबंडेंस में है कि अगले 500 साल तक आपको किसी की चीज़ की जरूरत नहीं है। इसी बातचीत में एक क्वेश्चन और निकलता है, वो ये है कि जब तक कि वो प्लांट ऑपरेट नहीं होगा तो तब तक जो प्लूटोनियम बन रहा है अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो उनको उसकी स्टोरेज का हम कहाँ करते हैं?
मेरा उसकी क्या व्यवस्था रहती है? हाँ, उसकी व्यवस्था है मैडम, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास हर एक प्लांट में एक फ्यूल पूल होता है, वो उसको बोलते हैं स्पेंट फ्यूल स्टोरेज बे। स्पेंट फ्यूल स्टोरेज बे वो डबल स्ट्रीम लाइन होता है, वो बहुत बड़ी पूल होती है वो, और उसमें पानी भरा रहता है वो। उसमें हम अपना जो फ्यूल है जो कि डिके हीट देता है वो देता रहता है वो, तो वो उसका पूरे का पूरा फ्यूल बंडल, क्योंकि इसकी इंटीग्रिटी खराब नहीं होती, वो उसको एज इट इज हम रोबोटिक मशीन से निकाल के उसमें रखते इसका चले मतलब है कि वो स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, उसमें कोई टूटता फूटता नहीं है। जो आपको यूज करने के लिए तैयार है मटीरियल वो देखो, और जो यूज हुआ मटीरियल देखो, जो फ्यूल बंडल सेम। पर इसमें यह है कि इसमें हीट निकल रही है, अंदर फ्यूल फिशनिंग हो चुकी है, वो वहाँ रख दिया जाता है वो। तो अभी हमारा काफ़ी सारा फ्यूल जो है वो पूर्ज में पड़ा हुआ है, वो जो पुराने रिएक्टर चल रहे हैं उनमें भी पड़ा हुआ है, क्योंकि हम मतलब फुल जो कोर होती है ना, फुल कोर की लोडिंग, मतलब ऐसे 10 साल की लोडिंग आप कर सकते हो उसमें। तो हमारे वो मतलब एक प्रोसेस चली जा रही है, लेकिन उसके बाद में ये हमारा एक उसमें प्लांट में चला जाता है फ्यूल, ये जो स्पेंट फ्यूल है, जिसमें कि हम ये इसमें न्यूक्लियाइड्स सेपरेट आउट कर लेते हैं, वो यूजफुल न्यूक्लियाइड्स को रख लेते हैं, बाकी को हम उसको डिफरेंट प्रोसेस है जिसको आप कह सकते हो कि ये वेस्ट मटेरियल है, लेकिन वो वेस्ट मटेरियल बहुत कम होता है। वो मैं आपको उसका स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूँ, इससे पता लगेगा कि 25 साल तक कोई अगर आदमी बिजली यूज़ करता है न्यूक्लियर, तो उससे जितनी वेस्ट निकलती है एक फैमिली के लिए, दैट इज दिस मच। 25 साल की बात कर रहा हूँ मैं जी। और वो हाथ में आ जाती है, वो मैं फोटो मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा आपको वो। तो न्यूक्लियर वेस्ट के लिए एक अगेन एक ज़बरदस्ती मुद्दा एक पैदा कर देते हैं लोग, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि जब उसको डिस्पोजल करते हैं, वैसे निकलती है, वेस्ट भी निकलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहाँ से निकलती है, वो लीकेज से निकलती है, कुछ मॉपिंग होती है उसमें, कोई डीकंटामिनेशन सेंटर से निकलती है हमारी, यहाँ नहाते हैं लोग, अपने कंटेमिनेट हो गया, नहा लिया, तो उसका पानी जो है उसको ऐसे फेंक नहीं सकते हम लोग, तो वो लो लेवल लिक्विड वेस्ट हो जाती है। ऐसे डिफरेंट 3 कैटेगरी की वेस्ट होती है, उसको हम प्रोसेस है उसमें हम पहले एटमॉस्फेयर में रखते हैं, इवेपोरेट हो जाता है वो, बाकी जो सॉलिड बचते हैं बहुत थोड़े थोड़े बचते हैं, तो उनको सबको फिर उसके बाद में बर्न करके केमिकली ट्रीट करके उनकी सिंटरिंग करते हैं, ग्लास में सिंटरिंग कर देते हैं, तो वो आपको एक पिन टाइप लगेगी, वो इतनी जैसी ये समझिए मेरी उंगली है यहाँ तक पिन, इसमें पता लगा पूरे रिएक्टर की वेस्ट है इसमें, वो ट्रीटेड जो फाइनल निकलती है वो। तो ऐसी इसमें कोई अभी एज ऑन डेट तो इशू नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि इशू नहीं बन सकती, बनेगी जरूर कल को। तो जो ये जो फ्यूल है जिसकी वेस्टेज की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ रिपोजिटरीज बना रहे हैं, रिपोजिटरी जो वो तकरीबन 100 मीटर नीचे, और वो सपोज करिए एक 100 मीटर नीचे वो होल कर दिया, उसमें उसको स्टील वॉल कर दिया, और मैं उसमें वो जो आपकी जो पिन है वो मैं जो कि इंटीग्रिटी टूट नहीं सकती, उसको बॉक्सेस में डाल के अगर नीचे डाल दूँ मैं, तो मुझे बताइए वो कहाँ इसके साथ में एक्ट करेगी, नहीं कर सकती वो। तो ऐसा मतलब इस तरीके की रिसर्च चल रही है उस पर आर, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है वो, तो कुछ बार कई बार तो कोई नेचुरल चीज़ जो है वो आप एक्सेलरेट करके उसको टेस्ट नहीं कर सकते, समय को कम नहीं कर सकते, आप समय उतना देना पड़ेगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप एक्सेलरेट कर सकते हो, जिसमें आप उस समय में यहाँ से वहाँ तक पहुँचे तो आप जी, तो वो इसलिए उसके ऊपर अच्छी R&D चल रही है, लेकिन वो कोई आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बड़ी हज़ार्डियस वेस्ट नहीं हज़ार्डियस नहीं है, मैनेजेबल वेस्ट है। वेस्ट होती है हर चीज़ की, लेकिन इफ़ यू आर एबल टू मैनेज इट प्रॉपर्ली in a safe and secure manner without affecting the environment and without causing any harm to the people or their next forthcoming generations, I think it is okay. And slowly and steadily there is always improvement in the technology which will embrace all kinds of situations in a most safe manner. This is what I personally think. जी सर, आज बहुत सारी बातें हुई न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, और बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निकल बातें हमने की, जिनसे ज़रूरी है कि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन और मिली होगी, उनकी नॉलेज बढ़ी है। इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें शेयर की जो कि भ्रांतियाँ आम जनता में फैली हुई हैं इस प्लांट को लेकर, वो भी शायद दूर हुई होंगी। तो सबसे लास्ट में आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो बेनिफिट्स हैं और इसको सम अप कैसे करेंगे? मैं इसको थोड़ा सा पहले सिनेरियो आपको ये बताऊंगा कि आने वाले समय में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर रही हैं, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, आपका जो एरिया अवेलेबल है उसमें श्रिंकेज हो रही है, आपको जितने भी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो इस समय पूरे एक्सप्लॉइट करने चाहिए, चाहे वो कोल हो या सोलर हो या मतलब किसी तरीके की भी है, विंड है,
लेकिन उनमें क्या है, हर एक में अपनी अपनी लिमिटेशन है जी। भाई। कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोर्स जो है वो फॉर एग्जांपल 45,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं दे सकता, कोई कोई 100 गीगावाट से ज़्यादा नहीं दे सकता। सबकी लिमिटेशन है अपनी, कंस्ट्रेंट सबकी है सबकी, क्योंकि कैपेसिटी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। अब सोलर का लीजिए, अब सोलर को आपको बहुत ह्यूज लैंड चाहिए, इतनी लैंड चाहिए आपको, 1 मेगावाट पर मेगावाट उनकी बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए, तो आप नहीं बना सकते, इतनी लैंड अवेलेबल नहीं है आपके पास में। तो वो सब कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए और एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर को देखते हुए कि हमारे पास अबंडेंट सोर्सेज हैं, अवेलेबल है, तो हम लोगों को इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। हम लोगों को इसके जो अपनी जिज्ञासाएं हैं उनको अपने आप को संतुष्ट करना चाहिए। पूछ के हमारे पास आ जाएं, लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको बताते हैं इस चीज़ के बारे में, करेक्ट सिनेरियो देते हैं उनको कि ये देखो कल को ये होने वाला है, इसलिए अगर आप लोग इस समय एक्ट नहीं करोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन ये कहेंगे कि अपने टाइम पे हमारे बुजुर्गों ने हमारी मदद नहीं करी, तो वो एक अभिशाप बन जाएगा। तो बेटर ये है कि इस समय थोड़ा बुद्धिमत्ता से अपना सोच विचार किया जाए और रिकॉर्ड्स को लॉजिकल तरीके से आप देखिए, उसको आप संतुष्ट होइए, उसको समझिए उस चीज़ को, तब जाके आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मुद्दा है जो कि न्यूक्लियर पावर को के अगेंस्ट में किसी को खड़ा होना चाहिए। लोगों को इसको बढ़ावा देना चाहिए, गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है, इंटरनेशनली बढ़ावा मिल रहा है इसको। आज की डेट में आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कम से कम 30% न्यूक्लियर पावर जो है वो न्यूक्लियर मीन से आ रही है। फ्रांस में 76% ऑफ द पावर प्रोड्यूस्ड थ्रू न्यूक्लियर मीन्स। और वो क्या, वो अनपढ़ है क्या, वो पढ़े लिखे नहीं है क्या, वो नहीं देख रहे कि आगे आने वाले कल को क्या है। हाँ, ये एक तो बीच में इंसिडेंट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट मतलब कुछ हो गया बीच में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हम उस चीज़ को अबेंडन कर दें, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं हम। आज अगर कोई एयर क्रैश हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि लोग ट्रैवल करना बंद कर देंगे वो। तो हर चीज़ में, जीवन के हर पहलू में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। उस रिस्क को आप कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो वो आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, और आप उसको कैसे उस साथ में उसको लेके चलें, वही आपकी प्रगति का मार्ग हो सकता है। टेक्नोलॉजी को सही रूप में इस्तेमाल करें। हाँ, टेक्नोलॉजी को सही रूप में देखें, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें उसको। जी सर, आप हमें ये बताइए कि गोरखपुर प्लांट के लिए जो हमने लैंड एक्विजिशन किया है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, तो उसके बदले में हम गांव वालों को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं? अगर हम उनकी लैंड इस्तेमाल करेंगे, ले रहे हैं, तो उसके बदले में हम उन्हें क्या ऐसा बेनिफिट दे रहे हैं? देखिए मैडम, लैंड एक्वायर किया हम लोगों ने और न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा, तो हम लोग की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जहाँ पे भी लोग विस्थापित हों तो उनको किस प्रकार से कंपनसेशन देनी चाहिए और उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। एक कुछ उन्होंने अपनी कुछ एक मैंडेटरी गाइडलाइन बनाई है उन्होंने, जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो। तो उसमें कई सारी चीज़ें, अभी जो नया लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ है जो कि 1 जनवरी 2014 से लागू होगा, उसमें काफ़ी सारे प्रावधान हैं। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो पहले करवानी चाहिए, फिर लोगों की कंसेंट लेनी चाहिए, उसके बाद में एक्वायर करनी चाहिए। लेकिन हमने तो चूँकि 2011 में हमने ज़मीन ले चुके हैं हम लोग, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो स्पिरिट से वो प्रोविज़न है कुछ उस तरीके के ही करें, हम वही फॉलो करें। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बातचीत करी, लोगों के जो प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत करी, उनकी सुनी कि उनकी क्या मांगे हैं, क्या क्या चाहते हैं वो हमसे। तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हमको कि साहब हमको एक गौशाला है, इसको आप इम्प्रूव करा दीजिए, इसमें दिक्कत आ रही है हमको, हमारा स्टेडियम है इसमें फैसिलिटीज़ बढ़वा दीजिए, या कुछ हमारे रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो मेनली आप 4-5 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हो आप, कि उन्होंने एजुकेशन का कहा, उन्होंने हेल्थ एंड हाइजीन का कहा, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का कहा, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन उनको इम्प्रूव करने के लिए कहा, उनकी कंडीशन को। और इस प्रकार की मतलब जो उन्होंने 4-5 मुख्य कैटेगरी कही उन्होंने। और हम लोगों को एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोगों ने इस दिशा में जो डिफरेंट हमारे यूनिट्स हैं जगह जगह लगे, जैसे कुडमकुलम है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, हमारे जितने यूनिट्स हैं, हमने वहाँ पे अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वी आर द कॉर्पोरेट्स, वी हैव द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह हम लोग पूरी तरह से करते आ रहे हैं वो, और इस जगह में भी करेंगे। तो हमने इनके प्रतिनिधियों से मिल के, अपने डिप्टी कमिश्नर उनके साथ बातचीत करके, तो फाइनली हम लोगों ने कुछ लिस्ट बनाई कि चलिए यहाँ पे इतना हॉस्पिटल एक बनना चाहिए, यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, यहाँ का रोड जो है वो उसका जो रोड को मजबूत किया जाए, थोड़ा बेटर कंडीशन हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम को देखा जाए,
या मतलब इंटरकनेक्टिंग रोड, एक्सेस रोड्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जाए। मैंने तो ओपन ऑफर करी थी एक ओपन किसी सभा में, मैंने कहा कि आपके कोई भी बच्चा गोरखपुर का अगर ITI करना चाहता है तो आप सीधा सीधा मेरे पास आ जाना, खर्चे हमारे होंगे, पढ़ेगा वो बच्चा। तो वो भी हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कंफर्ट जोन में कैसे रखें। जी। मैं इस भावना को मानता हूँ लोगों की, कि कहते हैं कि किसी की अगर ज़मीन छुड़वा दो ना तो उसका मूल उसके साथ जुड़ा रहता है वो, तो उसकी पीड़ा जो है बहुत ज़्यादा है। आपको ये और बताना चाहूँगा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बना, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना हुआ है, अगर इसके मूल में चले जाएं आप, मैं इसकी पूरी ट्रेस किया कि ब्रिटिश टाइम से क्या क्या करते थे ये, तो कहीं ना कहीं जिनके जो सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने किसी कमेटी ने ये भी बात कही है कि इनको जो एक 30% सोलेशियम दिया जाता है, जैसे 20 लाख रुपए रेट है उसका ज़मीन का, तो इनको सोलेशियम दिया जाता है वो 20% 30% और मतलब 1 एकड़ में 6 लाख रुपए और दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि उनकी जो उनको दिक्कत हुई है, जो उनको डिटैचमेंट हो रही है वहाँ से, आप उनका निर्मूलन कर रहे हो, उसको हटा रहे हो वहाँ से, तो वो जो पीड़ा है उसको किसी तरीके से चलो पैसे के रूप में इसको कवर किया जाए। तो उन सब चीज़ों का ध्यान हम लोग रखते हैं। हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन बहुत सेंसिटिव है इस चीज़ के लिए, और हम लोग सब जगह बहुत कुछ किया हुआ हम लोगों ने, और मुझे लगता है, मुझे ऐसी मेरी फ्रीडम मुझे मेरी मैनेजमेंट ने दी हुई है कि आप यहाँ पे जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना करिए। तो मैंने आपको बताया